Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 29th April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about RBI's arrangement for mutual fund market. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So in our analysis on 27th April we had already discussed about Franklin Templeton Mutual Fund, where we had seen that this particular company Franklin Templeton Mutual Fund had closed 6 mutual fund schemes that were run by it. इसके अलावा और कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये कंपनी इंडिया में चला रही है, लेकिन कम से कम 6 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे जो इस कंपनी ने बंद कर दिए। और ये एक इंडिकेटर है कि म्यूचुअल फंड मार्केट में कुछ एक तरह का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ एक तरह के इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आ रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई फाइनेंस मिनिस्टर convened a meeting with RBI and SEBI representatives to analyze the situation, क्योंकि वो नहीं चाहते कि म्यूचुअल फंड सेगमेंट में और ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो। और इसके बाद इस मीटिंग के बाद अब RBI ने फैसला लिया है दैट इट विल इस्टेब्लिश ₹50,000 crore स्पेशल फंड फॉर म्यूचुअल फंड सेक्टर्स in order to avoid any sort of distress, economic distress for mutual fund companies. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर एक प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी के स्ट्रेस में आने से भारत सरकार को इतना असर क्यों पड़ रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और अगर हम इस बात को समझ जाएंगे देन वी विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंडियन इकोनॉमिक financial market. So let us understand first of all why the government is concerned about mutual fund market, especially about private mutual fund service providers. So सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है that mutual fund is part of capital market of Indian financial system. और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का या किसी भी देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो उस देश की इकोनॉमी का हार्ट कहा जाता है, पंप कहा जाता है उस इकोनॉमी का। जैसे हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है जिसके कारण हम लोग हेल्दी और जिंदा बने रहते हैं, वैसे ही किसी भी इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो उस इकोनॉमी के अंदर फंड को मोबिलाइज करता है जिस कारण से वो इकोनॉमी हेल्दी बनी रहती है। सो the financial system is key to any economy and it helps in mobilization of fund which is essential to any economy. और ये जो म्यूचुअल फंड सेगमेंट है दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम के कारण ही हमारे कंट्री में कंजम्पशन या प्रोडक्शन बना रहता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, और उस कारण से पूरी की पूरी इकोनॉमी ड्राइव होते रहती है। इस पॉइंट को ज़रा फिगर की मदद से समझते हैं। वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हाउ फाइनेंशियल सेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी, और उसके बाद हम देखें कि इस फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा है म्यूचुअल फंड, और इस कारण से भारत सरकार नहीं चाहती है कि म्यूचुअल फंड सेगमेंट के अंदर कोई एक का स्ट्रेस डेवलप हो। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर। ये मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, हमारे आपके जैसे जो करोड़ों इंडिविजुअल्स हैं इस कंट्री के, हम सब की अपनी एक इनकम होती है मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जो भी हमारी इनकम होती है। अ पार्ट ऑफ द इनकम वी स्पेंड ऑन आवर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी हमारी इनकम होती है उसका एक पार्ट तो हम अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं, बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा जो इनकम का पार्ट बच जाता है वो हमारा सेविंग्स होता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था जिस दिन मैंने आपको म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है समझाने के लिए, वहाँ भी मैंने बताया था कि ये सेविंग्स को हम अपने पास कैश के फॉर्म में तो रखते नहीं हैं, तो इस सेविंग को कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट के मीन्स हैं वो होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। हम उसको बैंक में डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, स्टॉक्स खरीद लेंगे या बॉन्ड में डाल देंगे। ऑल दैट सेगमेंट टुगेदर इज़ नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो भी हमारे सेविंग्स का पैसा है वो हम फाइनेंशियल सिस्टम में डाल देंगे। आप एक इंडिविजुअल के बेसिस पे इसको कंसीडर ना करें, एक इंडिविजुअल का मान लो 10,000 सेविंग है मंथ का, लेकिन जब करोड़ों करोड़ लोग इस तरह की सेविंग करते हैं तो जो टोटल फंड होता है जो फाइनेंशियल सेक्टर के पास जाता है ऑन मंथली बेसिस दैट इज़ अ ह्यूज वॉल्यूम।
और ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सेविंग गोज टू दिस फाइनेंशियल सिस्टम। और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम से जिसका पार्ट होंगे बैंक्स, ये कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, ये सब इस पैसे को ले करके जो कि करोड़ों में होगा फॉर एवरी मंथ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल, वो करोड़ों का पैसा, हजारों करोड़ों का पैसा, नाउ दे गिव दिस फंड टू बिजनेस हाउसेज, जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे बिजनेस हैं, जो हमारे यहाँ पे कॉरपोरेट्स हैं, उनको ये पैसा लोन के रूप में या शेयर के रूप में या बॉन्ड के रूप में, ये सारा पैसा इन बिजनेस हाउसेस को दिया जाता है। और ये बिजनेस हाउसेस, हमारे देश में कितने सारे बिजनेस हाउसेस हैं, राइट फ्रॉम MSMEs टू टॉप कॉरपोरेट्स लाइक रिलायंस, टाटा। तो ये बिजनेस हाउसेस इन फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा लेते हैं और ये बिजनेस हाउसेस फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा लेकर के उसको इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, सर्विस सेंटर्स लगाएंगे, तो जो कुछ भी वो पैसा होगा उसको ले करके वो इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट की मदद से नाउ दे विल गेट इंगेज्ड इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फैक्ट्रीज लगाएंगे तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करेंगे और यही गुड्स एंड सर्विसेज एक आम आदमी, हम और आप कंज्यूम करते हैं विथ हेल्प ऑफ आवर इनकम। तो इस तरह से जाकर के ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा एक लिंक और बनती है, फैक्ट्रीज जब बनेंगी तो वहाँ पे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और वैसे फैक्ट्रीज में फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जिससे एक इंडिविजुअल की इनकम क्रिएट होगी। तो इस तरह का एक क्रिस क्रॉस इकोसिस्टम बन जाता है किसी भी इकोनॉमी का। और इस क्रिस क्रॉस इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके हिस्सा है बैंक या कैपिटल मार्केट या म्यूचुअल फंड मार्केट, दैट इज प्लेइंग अ की रोल। दैट इज वाई फाइनेंशियल सेक्टर इज नोन एज हार्ट ऑफ इकोनॉमी। अगर ये फाइनेंशियल सेक्टर लोगों से पैसा ले करके उसको पूल करके और फिर बिजनेस हाउसेस को ना दे तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। और ये अगर फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, सो इट इज़ लाइक एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हार्ट इन आवर ओन बॉडी। अगर हमारी हार्ट में थोड़ी सी भी वीकनेस आ जाती है तो पूरा का पूरा हमारा बॉडी जैसे वीक हो सकता है, वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर में वीकनेस आने से पूरी की पूरी इकोनॉमी वीकन हो सकती है, क्योंकि मोबिलाइजेशन ऑफ फंड विल गेट हिंडर्ड। तो एक बार ज़रा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को ज़रा डिटेल में उसके अलग अलग पार्ट्स समझ लेते हैं। बेसिक इकोनॉमिक क्लास पे आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के मेनली दो टाइप होते हैं, money market and capital market, and this is true for any economy of the world, that its financial market will have two segments. money market मतलब short term fund mobilization, 1 साल से 3 साल तक के जो फंड मोबिलाइजेशन को हम कहते हैं मनी मार्केट। इसके कई एग्जांपल हैं, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल जो एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है शॉर्ट टर्म में, कॉमर्शियल बिल या कॉमर्शियल पेपर। जब लॉन्ग टर्म में फंड मोबिलाइजेशन होता है उस सेगमेंट को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए। और इसके अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट हो सकता है, बॉन्ड मार्केट हो सकता है। स्टॉक और बॉन्ड मार्केट के बीच का डिफरेंस हमने 27 अप्रैल के अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिटेल में डिस्कस किया था। बॉन्ड मार्केट के अंदर प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिसको हम जीसे कहते हैं, डेटेड सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। उसके अलावा हो सकता है कई सारे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रीफाइनेंस एजेंसीज होती हैं हमारे यहाँ पे, जैसे नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, इस तरह के, या फिर बैंक्स भी होते हैं जो कई सारे बैंक्स जो लॉन्ग टर्म में फंड को फाइनेंस करते हैं। तो उस तरह के बैंकिंग फाइनेंस को हम कहेंगे कैपिटल मार्केट सेगमेंट। और जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक एज वेल एज बॉन्ड मार्केट। उसके अलावा कुछ एक म्यूचुअल फंड्स दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड एज वेल एज स्टॉक मार्केट दोनों ही फंड में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। ये सारी डिटेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड मार्केट हम डिस्कस कर चुके हैं और न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27 अप्रैल। तो वहाँ पे आपने देखा था कि कैसे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड है म्यूचुअल फंड मार्केट, और कुछ एक म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी देते हैं। सो अगर म्यूचुअल फंड में वीकनेस आया, म्यूचुअल फंड में अगर डिस्ट्रेस आया, मतलब स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट में स्ट्रेस आएगा, और स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट में स्ट्रेस आया मतलब कैपिटल मार्केट में स्ट्रेस आया, एंड कैपिटल मार्केट में स्ट्रेस आने का मतलब पूरा का पूरा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में स्ट्रेस आएगा, एंड दैट विल लीड टू वीकनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड दैट इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट विलिंग टू अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रेस इन म्यूचुअल फंड मार्केट। भले ही वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, उनका फेलियर नहीं होना चाहिए।
और इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई थी विद आरबीआई एंड सेबी रिप्रेजेंटेटिव, जहां उन्होंने फैसला लिया कि म्यूचुअल फंड इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड दैट इज़ वाई दे शुड नॉट बी अलाउड टू फेल। क्योंकि एक बार अगर कोई भी, जैसे अभी तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने मान लो अपने 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बंद किए हैं, लेकिन इस तरह के और भी इवेंट्स होने लगे और बाकी सारे भी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपने छोटे छोटे स्कीम्स को बंद करना शुरू कर दिया, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा इन म्यूचुअल फंड मार्केट। दे विल स्टॉप इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड मार्केट और इस तरह से म्यूचुअल फंड मार्केट लिमिट हो जाएगा, वीक हो जाएगा और उससे पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी पे निगेटिव असर पड़ेगा। तो नाउ लेट अस सी द स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई टू स्टेबलाइज म्यूचुअल फंड मार्केट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मीटिंग के बाद आरबीआई ने फैसला लिया है टू क्रिएट एन एडिशनल फंड ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड मार्केट। और इसके हिसाब से नाउ आरबीआई विल गिव loans to commercial banks at repo rate for 90 days so that such loans can be passed टू म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो इसको इस फिगर की मदद से समझो, आरबीआई ने एक सेपरेट फंड बना दिया है 50,000 करोड़ का, और जो भी कॉमर्शियल बैंक से हमारे देश के, एसबीआई है, एचडीएफसी है, जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक से हमारे देश के, उन बैंक्स को अलाउ किया है आरबीआई ने कि वो आरबीआई से इन फंड से लोन ले सकते हैं एट रेपो रेट फॉर 90 डेज। और रेपो रेट आपको पता है काफ़ी कम रेट होता है लोन का इंटरेस्ट रेट, तो वो रेपो रेट पर लोन ले करके फ्रॉम दिस फंड दे कैन पास दैट फंड टू म्यूचुअल फंड कंपनीज हु आर इन स्ट्रेस, ताकि म्यूचुअल फंड कंपनी जो स्ट्रेस में है उनको रिवाइव किया जा सके। माइंड इट, ये इस जो नया फंड क्रिएट किया है आरबीआई ने 50,000 करोड़ का, उससे ये कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेकर के किसी दूसरे सेगमेंट को डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर उस फंड से, उस 50,000 करोड़ वाले फंड से अगर ये कॉमर्शियल बैंक लोन लेंगे एट रेपो रेट फॉर 90 डेज, तो उनको म्यूचुअल फंड कंपनीज को ही पास करना होगा। सो दिस इज अ स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट, स्पेशल फंड क्रिएटेड बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू हेल्प द म्यूचुअल फंड कंपनीज हु आर अंडर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। The next article is taken from international segment. It is about religious freedom in India. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं, ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF हैज़ डाउनग्रेडेड इंडियाज़ रैंकिंग इन लोएस्ट ऑर्डर ऑफ कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो देखो, यूएस की एक अपनी एजेंसी है जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उसका काम है पूरी दुनिया भर के कंट्रीज़ को अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइडेड इन देयर कंट्री। तो जिस कंट्री में अलग अलग धर्म के लोगों को जितना फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है, उस हिसाब से उन कंट्रीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का काम है इस एजेंसी का, जो यूएस में काम करती है। और इस एजेंसी ने पूरे दुनिया भर के कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। जो सबसे पहला ग्रुप है उसका नाम है टियर 1 ग्रुप, और टियर 1 ग्रुप में उन कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को। टियर 2 ग्रुप में उन कंट्रीज़ का नाम दिया गया है जिनके यहाँ पे मॉडरेट रिलीजियस फ्रीडम है। लेकिन जो तीसरा ग्रुप है जिसका नाम उन्होंने दिया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इस ग्रुप में उन सारे कंट्रीज़ का नाम दिया गया है जहाँ पे लो रिलीजियस फ्रीडम है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को रिलीजियस फ्रीडम नहीं दिया जाता है। ऐसी कंट्रीज़ को ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ माना जाता है जहाँ पे डेमोक्रेटिक फ्रीडम नहीं होता है। और इंडिया को अब यूएस की एजेंसी ने डाउनग्रेड किया है फ्रॉम टियर 2 टू द 3rd group, that is country of particular concern. इंडिया वॉज प्लेस्ड इन टियर 2 इन 2019 रिपोर्ट, लेकिन अपने 2020 रिपोर्ट में जो कल पब्लिश हुई है उसमें इन्होंने इंडिया को तीसरे ग्रुप में डाल दिया है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। और उसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया दैट वाई इंडिया हैज़ बीन डिग्रेडेड। दे हैव मेंशन्ड स्पेसिफिकली 2 रीजन्स, फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड सेकेंड डी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। This agency, US Commission on International Religious Freedom, see these 2 events as a step taken against मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को हरास किया गया है विथ हेल्प ऑफ दीज 2 एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटी को माना गया है एज अ रिलीजियस परसिक्यूशन। और इस कारण से भारत की जो कैटेगरी है उसको डिग्रेड कर दी गई है फ्रॉम टियर 2 टू कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न।
अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो माइंड इट, दिस रिपोर्ट विल हैव नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये जो एजेंसी है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये बस एक एडवाइजरी ग्रुप है ऑफ यूएस गवर्नमेंट, तो इसका काम है बस एडवाइज करना। इसका कोई टेंजिबल या डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे सरकार पे या इंडिया यूएस रिलेशंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये यूएस गवर्नमेंट डायरेक्ट इसने एक्शन नहीं लिया ऐसा कुछ। इट्स जस्ट अ एजेंसी दैट हैज़ अ रोल ऑफ एडवाइजरी इन नेचर टू द यूएस गवर्नमेंट, बट नेवरदलेस दिस विल टार्निश इंडियाज इमेज ग्लोबली। जब ये एजेंसी ने रिपोर्ट पब्लिश की और इंडिया को तीसरे ग्रुप में रखा है, जहाँ पे कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान या चाइना को रखा गया है, या नाइजीरिया जैसे कंट्री को रखा जाता है, अफगानिस्तान को रखा जाता है, वैसे कैटेगरी में अगर इंडिया को रख दिया गया है तो नेचुरली इंडिया की थोड़ी इमेज ग्लोबल लेवल पे ख़राब होगी। और उसके अलावा दे विल बी सम स्ट्रेन इन इंडो यूएस रिलेशन, तो इंडिया यूएस रिलेशन में थोड़े से तो स्ट्रेन जरूर डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट डेवलपमेंट, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट टेक्निकल इम्पैक्ट तो अभी तक नहीं है। अब इस पूरे डेवलपमेंट को, इस पूरे न्यूज़ को हम कैसे यूज करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। देखो, हमसे मेंस एग्जाम में तो डायरेक्ट कोई पूछेगा नहीं कि इस कमीशन के रिपोर्ट का क्या आउटकम रहा है, बट हाँ इसको हम मेंशन जरूर कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। तो इंडिया यूएस रिलेशंस में हम करंट डेवलपमेंट्स का हाईलाइट दे करके उसके अंदर हम लिख सकते हैं दैट रिसेंटली यूएस एजेंसी USCIRF डिग्रेडेड इंडियाज रैंकिंग अकॉर्डिंग टू इट्स रिलीजियस फ्रीडम इन द लोवेस्ट लेवल। तो इस तरीके से एक पॉइंट जरूर हम बना सकते हैं अबाउट इंडिया यूएस रिलेशन इन करेंट टाइम्स। The next article is taken from economy segment. It is about economic opportunity for India because of COVID-19. So this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। सो कल यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने बाकी सारे स्टेट के आईटी मिनिस्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग की, जहां उन्होंने स्टेट के आईटी मिनिस्टर्स को बताया कि दुनिया भर में चाइना के अगेंस्ट एक तरह का डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। अब दुनिया भर की इकोनॉमीज या इन्वेस्टर्स चाइना को थोड़ा सा डाउटफुल नज़रों से देख रहे हैं। चाइना की क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, और इसका फ़ायदा इंडिया उठा सकता है क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं चाइना के अंदर, नाउ दे आर विलिंग टू पुल आउट ऑफ चाइना। उसके अलावा जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नाउ दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन चाइना। तो ऐसे हालात में वो सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो सकता है इंडिया, और इस कारण से इंडियन स्टेट्स को वर्क करना चाहिए इन इम्प्रूविंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकें। लेकिन साथ ही साथ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो नए डेस्टिनेशंस आजकल इमर्ज होकर के आए हैं, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आजकल चाइना से पुल आउट होकर के इन सारे कंट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। इस कारण से इंडिया को जो मेन कॉम्पिटिशन है दैट इज़ फ्रॉम दीज न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है और हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि चाइना में जिस तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक होता रहा है, अब उतने होने की चांसेस नहीं है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। अब इस पूरे पॉइंट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ज़रा देखते हैं। सो कोविड-19 का जब भी हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिख रहे होंगे तो निगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हम लिखेंगे कि हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेज ऑफ सप्लाई चेन टूट गया है, कई सारे सेगमेंट को जैसे टूरिज्म को बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन वहाँ पे अगर हमने एक छोटा सा कॉलम पॉजिटिव इम्पैक्ट का भी लिख दिया कि उम्मीद है कि कोविड-19 आउटब्रेक से हमें थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है एंड इंडिया माइट बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स दोज हु आर पुलिंग आउट ऑफ चाइना। तो ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लिखेंगे दैट विल गिव अस एडवांटेज और एज ओवर अदर्स, क्योंकि बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बस निगेटिव इम्पैक्ट लिखेंगे कोविड-19 का, लेकिन आप अगर पॉजिटिव भी लिख देंगे दैट विल फेच यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम शुरू भी कर दिया है। As you can read this news article, Uttar Pradesh pitches itself to US companies keen on shifting their base from China. Almost 100 investors and companies from the United States held a video conference with Uttar Pradesh Minister for MSME इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स मिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह। तो उत्तर प्रदेश ने तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पे वो यूएस की कंपनी जिन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको अट्रैक्ट कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट आर्टिफिशियल हाईलैंड्स इन काजीरंगा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू।
सबसे पहले इस न्यूज़ का बैकग्राउंड समझते हैं। हर साल असम के फ्लड जो प्लेन एरिया है वहाँ पे फ्लड आता है, इंक्लूडिंग द एरियाज़ ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। और जब हर साल फ्लड आता है इन काजीरंगा नेशनल पार्क, दैट लीड्स टू ड्राउनिंग ऑफ सो मेनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक राइनोज, स्वैम्प डियर्स एंड वाइल्ड बुफेलोज इन काजीरंगा नेशनल पार्क। और कई सारे इस तरह के एनिमल्स जब डूब जाते हैं वहाँ पे हर साल, और इस कारण से भारत सरकार ने फैसला लिया है कि कुछ इस तरह के हाईलैंड्स बनाए जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में, ताकि जब वहाँ पे फ्लड आए तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन हाईलैंड्स पे क्लाइंब कर सकें और अपने आप को बचा सकें। ऑलरेडी इस तरह के कई सारे हाईलैंड्स बनाए जा चुके हैं इन काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम टू क्रिएट मैनी मोर सच हाईलैंड्स इन ऑर्डर टू सेव दीज वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम गेटिंग ड्रॉन ड्यूरिंग द फ्लड सीजन। There are already about 144 artificial islands in काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन हर साल कुछ इस तरह के जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स होते हैं वो इरोड हो जाते हैं। तो अब इस पे ज़रा देखते हैं कि असम के अंदर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो काजीरंगा के अंदर जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या मानना है। दे बिलीव that too many artificial islands will change the ecosystem of काजीरंगा। वो नहीं चाहते कि बहुत सारा आर्टिफिशियल हाईलैंड्स बनाए जाए इन काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि उनका मानना है कि पूरा का पूरा जो काजीरंगा नेशनल पार्क का इकोसिस्टम है वो बदल जाएगा, और इस कारण से जो वहाँ के ओरिजिनल नेटिव एनिमल्स हैं जैसे राइनो, स्वैम्प डियर्स, उनके ऊपर निगेटिव असर पड़ेगा। इस बात को समझते हैं कैसे। देखो, हर साल जब फ्लड आता है काजीरंगा में, तो फ्लड का जो पानी होता है वो अपने साथ साथ बहुत सारा सिल्ट भी लाता है, सैंड भी लाता है, और वो जो सिल्ट और सैंड है ब्रॉट बाय द फ्लड वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, वो सिल्ट और सैंड बहुत हेल्पफुल होता है फॉर द फ्लोरास और वेजिटेशन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में मोस्टली आपको दो ही तरह के वेजिटेशन मिलेंगे। देयर यू विल फाइंड मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड एलुवियल ग्रासलैंड्स, और ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं एलुवियल ग्रासलैंड्स, एलिफेंटा ग्रासेस भी इनको कहते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में हमने डिपिक्ट कर रखा है। ये ग्रासेस के लिए ये सिल्ट या सैंड बहुत ज़रूरी हैं, जो फ्लड के टाइम में ब्रह्मपुत्र का पानी लेकर के आता है। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा हाईलैंड्स बना दिए काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो वहाँ पे तो वो फ्लड का पानी जा नहीं पाएगा, और जब फ्लड का पानी नहीं जा पाएगा देन देयर वोंट बी सिल्ट एंड सैंड्स, और वहाँ पे फिर ये ग्रासेस नहीं उग पाएंगे। और ये ग्रासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन तरह के वाइल्ड एनिमल्स के लिए, खासकर वन हॉर्न राइनोज के सर्वाइवल के लिए, बिकॉज दे आर मेन सोर्स ऑफ फॉडर सप्लाई फॉर वन हॉर्न राइनो। और इसलिए इनका मानना है, जो वहाँ के लोकल कंजर्वेशनिस्ट्स हैं उनका मानना है कि बहुत सारे हाईलैंड्स नहीं बनाए जाने चाहिए, बिकॉज दैट विल लीड टू नेचुरल इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब ये जो ओरिजिनल वहाँ के जानवर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और नए तरह के जानवर, नए तरह के स्पीसीज़ वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो बेसिक फ्लोरास और फौनाज है वो बदल जाएगा। जब वेजिटेशन बदल जाता है किसी भी जगह का, वहाँ के मिलने वाले पेड़ पौधे बदल जाते हैं, तो वहाँ के फौनाज यानी कि वहाँ पे मिलने वाले जानवर भी चेंज हो जाते हैं। और वहाँ के कंजर्वेशनिस्ट का मानना है काजीरंगा के कि अगर हमने बहुत ज़्यादा हाईलैंड्स बना दिए तो पहले तो यहाँ का वेजिटेशन बदलेगा, इतने सारे ग्रासेस नहीं मिलेंगे, और जब इतने सारे ग्रासेस नहीं मिलेंगे तो यहाँ के जो नेचुरल एनिमल्स हैं वन हॉर्न राइनोज वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, एंड इट विल लीड टू नेचुरल इकोलॉजिकल सक्सेशन। एज ए टोल्ड यू, नेचुरल इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर ए टाइम। मान लो इस जगह पे धीरे धीरे राइनोज के जगह पे कुछ और जानवर मिलने लगे और राइनोज की पॉपुलेशन कम होने लगी, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये हो सकता है बिकॉज ऑफ सो मैनी हाईलैंड्स, अगर हमने वहाँ क्रिएट किया तो, ऐसा मानना है कंजर्वेशनिस्ट का। तो आखिर देखते हैं कि उनका क्या सजेशन है इन ऑर्डर टू कंजर्व दीज राइनोज एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग फ्लड सीजन। तो उनका सजेशन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क से एक सेफ कॉरिडोर या सेफ पैसेज बनाया जाए फॉर दीज वाइल्ड एनिमल्स टू द हिली कार्बी एंगलोंग रीजन। आपको पता है, ये आप इस मैप की मदद से भी देख सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र के एडजेसेंट में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो मोस्टली प्लेन एरियाज़ में है, लेकिन उसके एडजेसेंट रीजन में है कार्बी एंगलोंग हिली एरियाज़, एक तरह के प्लेटूज हैं, हाईलैंड्स हैं। तो कार्बी एंगलोंग में कभी भी फ्लड का पानी नहीं आ सकता,
तो इन कंजर्वेशनिस्ट का सजेस्ट करना है कि क्यों ना हम काजीरंगा नेशनल पार्क जो प्लेन एरिया है उससे एक सेफ पैसेज या सेफ कॉरिडोर बना दें फॉर एनिमल्स, सो दैट ये एनिमल्स फ्लड के टाइम में आराम से क्लाइंब करके कार्बी हिल्स पे चढ़ जाएं और फ्लड के सीज़न को अवॉइड करें, फ्लड के सीज़न पे अपने आप को प्रोटेक्ट करें बाय स्टेइंग ऑन दीज कार्बी हिल्स। वापस से जब फ्लड रिसीड कर जाए, ख़त्म हो जाए, तो वापस से ये अपने ओरिजिनल नेटिव प्लेस पे चले जाएंगे और इससे कई ज़्यादा हमें हाईलैंड्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और इससे जो नेचुरल इकोसिस्टम है काजीरंगा का वो भी नहीं बदलेगा। और इससे एक फ़ायदा और होगा, जब हर साल फ्लड आता है काजीरंगा नेशनल पार्क रीजन में, तो ये जो एनिमल्स हैं वन हॉर्न राइनोज या स्वैम्प डियर या वाटर बुफेलोज, ये पैनिक में आकर के आसपास के जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वहाँ इंटर करने लगते हैं एंड दैट लीड्स टू ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर हमने सेफ कॉरिडोर बना दिया इन एनिमल्स के लिए इन द फ्लड टाइम, फॉर द फ्लड टाइम, तो ये एनिमल्स आराम से सेफ कॉरिडोर से होते हुए कार्बी हिल्स के जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ जाकर के अपना टाइम बिताएंगे ऑफ द फ्लड टाइम, और जब फ्लड ख़त्म हो जाएगा तो वापस से चले जाएंगे। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड किया जा सकेगा। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 241 to 245. Topic number 241 is about regulation of urban cooperative bank. देखो इस साल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हर सारे रेगुलेशंस को हमें ध्यान से समझना है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो इससे रिलेटेड सवाल आने के चांसेस बहुत हैं। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन जरा सा समझते हैं, वो कैसे रेगुलेट होते हैं। दे आर पार्शली रेगुलेटेड by RBI, while their banking operations are regulated by RBI, which lays down their capital adequacy, risk control and lending norms. Their management and resolution in the case of distress is regulated by registrar of cooperative society, either under state or central government. तो उसका जो बैंकिंग वाले नॉर्म्स हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस हैं, वो आरबीआई रेगुलेट करती है, बाकी सारे जो उसके मैनेजमेंट हैं वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 242 is about forward guidance. The forward guidance refers to the communication from the central bank, central bank मतलब the RBI, about the state of economy and likely future course of monetary policy. तो हर बार जब monetary policy lay down करती है RBI की monetary policy committee, उसके बाद एक forward guidance document भी रिलीज़ करती है जिसमें वो बताती है कि आने वाले टाइम में किस तरह का monetary policy हो सकता है। हो सकता है कि यूपीएससी में हमसे इससे रिलेटेड भी सवाल पूछ लें। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 243 इज अबाउट प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, तो ये टॉपिक भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ही रिलेटेड है। प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन मैं आपको ऑलरेडी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर कॉमर्शियल बैंक अगर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आता है, उसका कॉमर्शियल परफॉर्मेंस ख़राब होता है, तो उसके अगेंस्ट कुछ एक एक्शंस ले सकती है आरबीआई, जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन। लेकिन ये प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट एनबीएफसीज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक अलग से फ्रेमवर्क लेकर के आई है आरबीआई, जिसका नाम दिया है उन्होंने सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, एंड दिस इज फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। एंड अंडर दिस द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विल फेस रिस्ट्रिक्शंस फॉर वर्सनिंग ऑफ 3 पैरामीटर्स। अगर इन 3 पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर्स में भी अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स खराब परफॉर्म करेंगे तो उनके खिलाफ कुछ एक एक्शन लिया जा सकता है। उस एक्शन का नाम दिया है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन याद रखें दैट इज फॉर कमर्शियल बैंक। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वो हैं व्हेन नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्सीड 6% ऑफ नेट एडवांसेस, सेकंड व्हेन दे इनकर लॉस फॉर 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स और हैव एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑन देयर बैलेंस शीट, एंड इफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉल्स बिलो 9%। ऐसे हालात में उनके खिलाफ कुछ एक इकोनॉमिक एक्शन ले सकते हैं आरबीआई, जिसका नाम है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। Please attempt this question on the basis of this topic. टॉपिक नंबर 244 इस प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये स्कीम पिछले साल भारत सरकार लेकर के आई थी, लेकिन इससे रिलेटेड पिछले साल सवाल नहीं आया,
तो उम्मीद की जा सकती है कि इस साल इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। सो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान विच विल प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एश्योरेंस टू फार्मर्स। तो देखो हमारे देश में एमएसपी है तो, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है और बहुत सारे फूड क्रॉप्स एमएसपी के अंदर नहीं आते। एमएसपी के अंदर आपको पता है सिर्फ 26 फूड क्रॉप्स आते हैं। तो बाकी सारे फूड क्रॉप्स को और कई सारे फार्मर्स जिनको एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, उनके लिए एक अलग से स्कीम लेकर के आई थी भारत सरकार 2018 में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके 3 मेन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम। अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम सेंट्रल नोडल एजेंसीज विल प्रोक्योर पल्सेज, ऑयल सीड्स एंड कोपरा with proactive role of state governments. Food Corporation of India and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India will help to implement this scheme. दूसरा इसका कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। तो बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे एमएसपी पे उनका किसानों का सामान नहीं बिक पाता है, मार्केट प्राइस एमएसपी से कम रहता है, वैसे जगहों के लिए भारत सरकार लेकर के आई है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, जहाँ पे भारत सरकार ने कहा है कि आप अपना फूड प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे बेच दो। मान लो मार्केट प्राइस है 40 और भारत सरकार ने 60 रुपीज़ पर केजी अनाउंस कर रखा था एमएसपी, लेकिन भारत सरकार की कोई एजेंसी ही नहीं है मंडी में एमएसपी पे वो फूड क्रॉप खरीदने के लिए। तो भारत सरकार का कहना है अंडर दिस न्यू स्कीम कि आप 40 रुपये में ही अपना फूड क्रॉप बेच दो और जो डिफरेंशियल अमाउंट है 20 रुपये का फ्रॉम एमएसपी, वो पैसा वो उनके किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। सो अंडर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम द स्टेट विल प्रोवाइड डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग इन मंडीज एंड एमएसपी। ऑल ऑयल सीड्स आर टू बी कवर्ड अंडर पीडीपीएस। तीसरा है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो देखो इस तीसरे स्कीम का पर्पस है कि प्राइवेट एजेंसीज को कुछ एक स्टेट्स में वो लाया जाए, इनकरेज किया जाए कि वो इन दोनों स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें। देखो हर जगह पे गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि एफसीआई या नाफेड तो है नहीं, तो कुछ एक जगह पे प्राइवेट एजेंसीज को इनकरेज किया जा रहा है कि आप ये दोनों स्कीम्स को, जो टॉप के 2 कंपोनेंट है उसको इम्प्लीमेंट करो। उसको अलग से तीसरा नाम दिया गया है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। In certain pilot districts, the PPPS will be tried out. Private agencies will procure oil seeds in coordination with the government. Please attempt this question that is based on this topic. Topic 245 is photochemical smog. Photochemical smog is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxide, volatile organic carbon react to sunlight, creating a brown haze above cities. It tends to occur more often in summer because that is when we have most sunlight. The 2 major primary pollutants are nitrogen oxides and volatile organic carbons, and they combine in presence of sunlight in a series of chemical reactions, and they create peroxyethyl nitrate PAN, that is known as secondary pollutant, and this secondary pollutant is more hazardous, more dangerous. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 236 to 240 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 241 to 245, can be attempted by students, and you can share your answer in the comment section. We will be sharing the answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.